हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पार्ट 4 लेसन नंबर 4 सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में। हम देख रहे थे कि किसानों की समस्याएं क्या हैं हमारे देश में और किस प्रकार से उनके लिए आंदोलन चलाए गए थे। तो किसानों के मामले में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति की गई। यानी बहुत बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन किया गया, लेकिन उससे निर्धन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ और उनके दो वर्ग बन गए, निर्धन किसान और संपन्न किसान। तो कृषि उपज को सही दाम मिले, कृषक लोग, किसान लोग जो भी अपनी पैदावार कर रहे हैं, उपज जो भी अपना लगा रहे हैं फसल, उनको सही दाम उनको मिले, खेती को उद्योग का दर्जा मिले, इंडस्ट्री का दर्जा मिले, स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकारा जाए। हम देखेंगे स्वामीनाथन आयोग क्या था। तो कृषि और किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 नवंबर 2004 को एक राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की। इस आयोग के अध्यक्ष पद पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की नियुक्ति हुई, जिन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था हरित क्रांति। हरित क्रांति को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसके अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और पूरा ध्यान हम खेती पर ही देते हैं। तो उसके जो जनक थे, जिन्होंने आइडिया दी सबसे पहले हरित क्रांति की, वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो वो राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो इसीलिए उस आयोग को हम बोलते हैं स्वामीनाथन आयोग। इस आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 को अपनी रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को। तो उसमें कौन सी सिफारिशें थी हम देखेंगे। सबसे पहले थी उत्पादन खर्च को छोड़कर कृषि उत्पादन का वास्तविक मूल्य 50% हो। 50% मूल्य कम से कम किसान को मिलना चाहिए। कृषि उत्पाद को आधारभूत मूल्य मिले, जिसका बेसिक जो मूल्य है, वैल्यू है, वो उसको मिलनी चाहिए किसानों को। विदेशों से आयात किए जाने वाले कृषि उत्पादों पर आयात कर लगाया जाए। अकाल, बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाने के लिए कृषि आपातकाल निधि की स्थापना की जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे देश में कभी भी अकाल पड़ता है या बाढ़ जैसी समस्या आती है, कभी भूकंप वगैरह आता है, तो उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो किसानों को होता है। तो ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए आपातकाल निधि की स्थापना की जाए और कृषि के लिए सिंचाई और बिजली आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था की जाए। किसानों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं जब उनकी खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, बिजली वहाँ पहुँच नहीं पाती है, और फसल कर्ज की ब्याज दर कम की जाए और किसानों को उचित दर पर बीज और यंत्र सामग्री उपलब्ध कराई जाए। और अभी इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि एक कृषि सुधार कानून अभी गवर्नमेंट ने पास किया है लोकसभा में और राज्यसभा में, जिसके अनुसार जो मंडी व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया। किसान लोग डायरेक्ट मार्केट में अपना जो प्रोड्यूस है, उपज है, उसको बेच पाएंगे। तो उनके लिए किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, ये सब कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं उनके लिए। अब जो नेक्स्ट आंदोलन जिसके बारे में हम देखेंगे वो है श्रमिक आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन। और भारत के श्रमिक आंदोलन का औद्योगिकरण की पार्श्वभूमि रही है। जो श्रमिक आंदोलन है, हम इसको किसके साथ देखेंगे, किसके संदर्भ में देखेंगे, हम इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के संदर्भ में देखेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिले। सबसे पहले तो ये अंग्रेज़ों के कारण कपड़ा मिले पूरी यूरोप में ही थी, लेकिन फिर 19th सेंचुरी के जो सेकेंड पार्ट है उसमें भारत में भी कुछ कपड़ा मिले। रेल कंपनियां जैसे उद्योगों की शुरुआत हुई। 1899 में रेल मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल की। श्रमिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए, मतलब उनको समस्याओं को दूर करने के लिए 1920 में व्यापक संगठन की स्थापना हुई, जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्वतंत्रता के बाद श्रमिक आंदोलन अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने लगा। 1960 ईस्वी और 70 के दशक में बहुत सारे श्रमिक आंदोलन हुए, लेकिन 1980 ईस्वी से श्रमिक आंदोलन बिखर गया। उस ज़माने में 1980s में एक दो फिल्में भी बनी थी श्रमिक आंदोलन की, श्रमिकों की समस्याओं को लेकर। तो इसके कारण जब वो आंदोलन बिखर गया तो उसके बाद श्रमिकों के बहुत सारी और समस्याएं सामने आई हैं। वैश्वीकरण का श्रमिक आंदोलन पर परिणाम हुआ है, जो वैश्वीकरण किया गया है, ग्लोबलाइजेशन किया है, जिसके कारण
पूरे विश्व भर की इकनॉमी जो है रिलेटेड हो गई एक दूसरे से। अस्थिर रोजगार, उसमें उनका जो टेम्प्रेरी उनको काम मिलता है मज़दूरों को, ठेकेदारी मज़दूर जो कॉन्ट्रैक्ट पे मज़दूर काम करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो उनका जॉब भी ख़त्म हो जाता है। वित्तीय असुरक्षा, उनको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत रहती है। उनको ऐसा नहीं रहता है कि उनका जो काम है वो हमेशा चलता रहेगा, वो कभी भी ख़त्म भी हो सकता है। श्रमिक कानूनों का संरक्षण न मिलना, काम करने की जो निश्चित समयावधि है वो ना होना, कभी काम के घंटे बहुत बढ़ भी जाते हैं उनके, और काम की जगह पर असुरक्षितता, स्पेशली ऐसे जो हज़ार्डस जगह होती हैं जहाँ पर ऐसी मशीन्स होती हैं जहाँ पर कुछ भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो उसमें असुरक्षितता की भावना उनके मन में रहती है। अस्वास्थ्य, उनकी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये आज के जो श्रमिक आंदोलन हैं, जो जो समस्याएं लेते हैं, वो ये सब समस्याएं हैं। तो अभी तक हमने देखा किसान आंदोलन के बारे में, श्रमिक आंदोलनों के बारे में, ये सब हमारे मुख्य आंदोलन है हमारे देश के। अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंदोलन है हमारे देश का, वह है स्त्री आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में स्त्री आंदोलन की शुरुआत प्रगतिशील पुरुषों के नेतृत्व में हुई। बहुत पहले आदिकाल में और उसके बाद भी वेदों के काल में, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति हमारे देश में बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बाद जैसे मध्यकाल में और उसके बाद स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे समाज में कमतर होने लगी, उनको दुय्यम स्थान मिला समाज में, उनके ऊपर अन्याय होने लगा, उनका शोषण होने लगा। तो सम्मान के साथ वो जीना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया और वो सार्वजनिक जीवन में सहभागी भी नहीं हो पाते थे। इसके लिए स्त्रियों के लिए कुछ जागरूक लोगों ने स्त्री आंदोलन की शुरुआत की। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं इसमें, वो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका सब जो कार्य क्षेत्र था वो बंगाल में था। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने तो सबसे पहले स्त्रियों की शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना की। महर्षि ढोंडो केशव कर्वे, इन्होंने भी स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है। पंडिता रमाबाई रानाडे, इनकी अगुवाई से सती प्रथा का विरोध, विधवा का पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध और स्त्रियों को मतदान का अधिकार, ये सारे जो सुधार थे जो कि स्त्रियों को लेकर थे, वो बहुत सारे सुधार किए जा सके इन समाज सुधारकों के प्रयत्नों के कारण। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में स्त्रियों को सभी प्रकार के समान अधिकार प्रदान किए गए। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो हमारे देश का एक अलग संविधान बना। तो उस संविधान में, कानून की नज़रों में सभी लोग हमारे देश में समान हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष है। लेकिन समाज में ऐसा होता नहीं है, ऐसा देखा नहीं जाता है। आज भी स्त्रियों का जो स्थान है वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा कम है। कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से समानता का व्यवहार नहीं होता है। स्त्री स्वतंत्रता समकालीन स्त्रियों के आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। मनुष्य के रूप में अधिकार मिले, जो फेमिनिज्म जो मूवमेंट था स्त्रियों के लिए, उनका मेन कहना यही था, मांग यही थी कि स्त्रियों को एक मनुष्य के रूप में पूरे अधिकार उनको मिले। तो स्त्री स्वतंत्रता यह उसके पीछे प्रमुख उद्देश्य था। और अन्य आंदोलन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।